नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। हरियाणा के कई गांवों में किसानों ने खड़ी गेहूं की फसल नष्ट कर दी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई एकड़ में खड़ी फसल नष्ट की है और अगर सरकार अड़ी रही तो वो निजी जरूरत को छोड़ बाकी सारी फसल नष्ट कर देंगे। हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार सोच रही है कि किसान फसल कटाई के लिए आंदोलन छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर किसानों को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देंगे। सरकार ने परेशान किया तो वो अपनी फसलों में आग लगा देंगे। ये 2 एकड़ तो गुलकनी में, 2 एकड़ हमारा बड़ा गांव राजपुरा बहन में। तो टोटल कितनी? टोटल 4 एकड़ होगी जी। 4 एकड़ हमने जमीन गेहूं की जुताई कर दी इसकी। आगे हम इसकी अगर ये सरकार यूं चलती रही तो हम सारे अपने खाने के जो हमारे काम चलने की कोशिश को रखेंगे। हम सरकार के अगर नहीं मानी हम सारी फसल को बांट देंगे। किसान मारे उड़े बैठे पानी कौन देगा इनमें? कौन पानी देगा? कौन भाई इनमें खाट गेड़ेगा? ओ लाइन पड़ी मारे ऊपर के पड़े, ओ लाइन कर खेता में गेड़ दिए, कड़ियां तीरी पड़ी। हमने कमल का बटन दबाया था, गलती। आंटी कितनी एकड़ आज आपने बाई है? हमने बाई है यार 4 एकड़ तो भाई जी। तो कितनी रखी आपने? हमने तो यार सारी देख पावांगे, मारे तो ये थे किले मेरे तो। और राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके ये कहा है कि किसानों से अपील है कि ऐसा मत करें, ये करने के लिए नहीं कहा गया था। कृषि कानून के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों के नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में सभी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उनकी मांग का अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। ये माना जा रहा है कि किसानों के मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश कर रही है। आम आदमी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी को किसान महापंचायत की भी तैयारी कर रही है। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह है। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है, लेकिन अभी तक वो एक भी फायदा जनता को बताने में नाकाम रहे हैं। उल्टे ये तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। साफ तौर पे सबका एक ही कहना था कि ये तीनों काला कानून वापस होना ही चाहिए। इससे कम पर किसान मानने को तैयार नहीं है और ये किसानों के डेथ वारंट पे साइन है। ये किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है और इसलिए जब तक इनकी लड़ाई चलेगी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग पूरी तरीके से किसानों का साथ दें। इस बैठक में शामिल हुए किसान नेताओं से बातचीत की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली सरकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप किसान नेताओं के बीच में आज एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे। मीटिंग खत्म हो गई है। मैं बात करता हूं किसान नेताओं से। आज क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप? मेरा नाम अंकुश चौधरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम तमाम किसान लोग हैं, पार्टी के संगठन के लोग भी। देखिए मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है किसानों के जो शोषण करने का इन्होंने नया तरीका निकाला। 3 काले कानून लेके आए हैं। ये कानून जो है ये डेथ वारंट है किसानों के। गन्ने का पेमेंट नहीं 4 साल से मिलता किसानों को सही तरीके से, रेट नहीं बढ़ा है उनका, और ये कानून और लेके आ गए। अब हमारी जमीनों पे जो चंद पूंजीपति है वो कब्जा करेंगे, वो बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे। वो 1 एकड़ या 2 एकड़ नहीं लेगा, वो 500 एकड़ जमीन लेगा, 1000 एकड़ लेगा, उसकी तारबंदी करेगा, अपना गार्ड बैठा लाएगा। हम अपना खेत देखने नहीं जा सकते, उसकी डोल मेढ़े सब खत्म कर देगा। और उसके बाद जब हम कहेंगे एसडीएम से कि हमारी जमीन हमें दिला दो, हमें नहीं देनी, तो कहेगा सैटेलाइट से ढूंढ के बताऊंगा। ये हाल होगा। आप देखें कि बहुत सारे किसान नेता हैं यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चौधरी, खाप चौबीसा से बोल रहा। अच्छा, आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? मीटिंग में बहुत बढ़िया है, किसानों की बात हुई सारी, और मुख्यमंत्री साहब ने सब किसानों के उसमें बात की। क्या नए कृषि कानून को लेकर बात हुई है? हाँ जी हुई है। अच्छा। इतने नया कृषि कानून नहीं हटेगा, इतने हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो सीएम साहब ने क्या कहा है आज मीटिंग में? सीएम साहब ने यही कहा कि जो इस धर्म अधर्म की लड़ाई में सभी किसानों को एकजुट रहना है, चाहे किसान पंचायत किसी की भी हो, लेकिन हर किसान पंचायत को सफल बनाना है। और जब तक ये तीनों कृषि के काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हमें अपना आंदोलन को जारी रखना है। बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो ये बताइए कि कई दौर की बातचीत किसान नेताओं के साथ सरकार की हो चुकी है, क्या रास्ता लगता है आपको? देखिए देश को परिवर्तन की जरूरत है। युवा पीढ़ी से लेके सब लोग ये चाहते हैं
कि परिवर्तन आना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से बिगुल बच के पूरे देश में जाएगा। किसान जो आज बोल रहा है वो किसान की आवाज़ तो है ही। तो ये किसानों के नाम पर चुनाव की तैयारी है क्या? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये किसान के नाम पे जहाँ किसान के दर्द को दूर करा जाएगा, साथ साथ किसान मजदूर उद्योगपति ऊंचे नीचे सबको मिला के देश में परिवर्तन की जरूरत है। देश विकास चाहता है, विकास बहुत तेजी से हो सकता है, विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी आवश्यकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं, आप देखें कि यहाँ पर आए हैं, करीब 50 लोग यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए थे और उनकी एक मीटिंग हुई है। निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो है किसानों के मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियाँ किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक ज़मीन भी तलाश रही हैं। दिल्ली विधानसभा से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज पहुंची और यमुना किनारे मल्लाहों के गांव में पंचायत कर उनकी परेशानियों को जाना। पुलिस ने यहां गैर कानूनी खनन के आरोप में मल्लाहों पर लाठीचार्ज किया था और उनकी 16 नावों को तोड़ दिया था। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नदी के ठेके मल्लाहों को ही मिलने चाहिए, क्योंकि सदियों से मल्लाहों की रोजी रोटी नदियों से ही चलती आ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नदी के कारोबार पर मल्लाहों का ही हक हो। अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बराबरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की। प्रशासन ने तोड़ी है। ये हमारी नाव के रोजी रोटी, हमारी नाव है, यही हमारा रोजी रोटी है। गरीबों को सब यही में रहते हैं, उनको प्रशासन ने इतनी तरीके तोड़ी गया। औरत गई है बनाने के लिए, JCB दो ठे आई थी, जब वो गई तो महिलाओं के डंडा खींच के प्रशासन ने पिटाई की। वो बोट बंधे हुए जैसे बंधे हुए हैं उनको तोड़ा गया, जो चलते थे उनको नहीं तोड़ा। इसी से लोग शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, मान लो कोई खेती नहीं है, थोड़ा बहुत है, किसी समय पे डूब जाता है, किसी समय पे ऊपर हो जाता है, कोई तरबूज लगाता है, कोई हिरमाना उरमाना लगा लेता है, इसी खेती चलता है। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार शाम से 1 हफ्ते तक वहां बंद रहेगा। जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद की जाएंगी। कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की सूरत में इस लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ सोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। पुणे में भी सोहित स्कूलों को बंद किया गया है। अमरावती जिले में 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा जो प्रभावित हैं अभी, और अमरावती के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं, किस तरह की खबरें वहां से आ रही थी, और ये गाइडलाइंस के तहत अब ये 1 हफ्ते का फिलहाल लॉकडाउन है, तो क्या डिटेल्स हैं इस पर? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र के कुल 36 ज़िलों में से 21 ज़िले ऐसे हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक सरकार की भी बैठकें हुई, जिसमें पहले ये फैसला लिया गया कि अमरावती हो, अकोला हो या फिर यवतमाल हो, वहाँ के कलेक्टर्स को पहले पावर दी गई थी कि आप अपने इलाके में कोरोना के मामलों को कम करने के लिए आपको जो कदम उठाना आप उठाइए, आपको वो पावर्स दी जाती है। जिसके बाद पहले 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था अमरावती में, यानी आज रविवार के दिन 1 दिन के लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आपको पहले अमरावती की अगर बात करूँ तो आंकड़े बता देता हूँ। 11 फरवरी को 24 घंटों में जहाँ पर 315 मामले आए थे अमरावती में, तो वहीं 10 दिन बाद 20 फरवरी को 727 मामले 24 घंटे में आए, 7 लोगों की मौत हुई।
तो जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल 5102 एक्टिव केसेस हैं वहाँ पर, उसे देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सोमवार शाम 7 बजे से इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी कल शाम 7 बजे से इसकी शुरुआत की जाएगी। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें बंद होंगी। वहाँ की जो गार्डियन मंत्री हैं, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में यशोमती ठाकुर, उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बावजूद लोग गंभीरता से इसका पालन नहीं करते हैं या फिर जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इतना तक उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज हो, उसे छोड़कर स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी चीज़ों को बंद करने की बात अमरावती में की गई है। बाकी जगहों की अगर बात करें तो पहले ही बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी किए थे पिछले गुरुवार को, जिसके बाद यहाँ के कानून को कड़क कर दिया गया है। अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो उस पर फाइन मारा जा रहा है। हज़ारों की संख्या में लोगों पर मुंबई में फाइन मारा गया है, उसके लिए मार्शल्स की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि शनिवार रात को होटल्स में, बार्स और रेस्टोरेंट्स में बीएमसी की ओर से भी रेड्स मारे गए हैं। उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं पावर अब बीएमसी को दिया गया है। और पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े आए हैं, अगर 20 फरवरी को नियम पालन नहीं करने के वजह से केवल बीएमसी ने 32 लाख रुपए का दंड वसूला है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने में बीएमसी की ओर से भी कार्रवाई शुरू की गई है। पुणे की अगर बात करें तो रविवार के दिन आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वहां पर बैठक ली। पुणे के सभी अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। जिस तरह से पुणे में हुआ ये है कि अचानक से वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% तक पहुंच चुकी है, जबकि 15 दिन पहले वहां पर 4.5 से 5% पॉजिटिविटी रेट थी। तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए उन्होंने कई गाइडलाइंस पुणे के लिए भी जारी किए हैं, जैसे कि रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अगर आप बिना कारण बाहर होते हैं, आपके पास कोई वाजिब अगर कारण नहीं होता है बाहर होने का, तब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल कॉलेजेस को 28 तारीख तक बंद कर दिया गया है। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज को हालांकि सुबह हो या रात हो उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी गई है। होटल रेस्टोरेंट्स जो है उन्हें अभी रात को 11 बजे तक ही खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। पहले 1 से 1:30 बजे तक वो खुले रह सकते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि अगर आप शादी के कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो, बिना पुलिस की इजाज़त के आप नहीं कर सकते हैं और 200 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यानी अगर शादियों के भी कार्यक्रम होगी तो उसके लिए भी पुलिस की अनुमति लगेगी। ऐसे कई सारे नियम, ऐसे कई सारे गाइडलाइंस वहाँ के लिए भी निकाले गए हैं। और अब शाम को 7 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता को संवाद करने वाले हैं, जनता से संवाद करेंगे। उसमें वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना अहम होगा। तो कहीं ना कहीं बीएमसी ने इसकी शुरुआत की, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाए, सरकार ने कई कलेक्टर्स को पावर्स दे दिए। उसके बाद पुणे में गाइडलाइंस जो है वो बदली गई और अब अमरावती में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सोहित इस पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए। अमरावती में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पुणे में वापस स्कूल्स जो हैं वो बंद किए गए हैं। कोचिंग सेंटर्स वगैरह को भी बंद करने के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। इधर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच बीएमसी ने जारी की है गाइडलाइंस और इसकी कार्रवाई में तेजी आई है। कल रात बांद्रा वेस्ट बार पर बीएमसी की छापेमारी की गई, जहां पर 100 से अधिक लोग बार में बिना मास्क पहने पाए गए और यहां बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 50,000 का जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा बांद्रा वेस्ट के 3 अन्य होटल में भी छापेमारी हुई है। यहां भी 100 से ज्यादा लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। इन लोगों पर 80,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,281 नए मामले सामने आए हैं और 40 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में भी कोरोना के 897 नए मामले आए हैं और 3 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए बीएमसी ने सख्ती से नियम लागू करना शुरू किया है। 5 या इससे ज्यादा कोरोना के मामले मिलने पर इमारतों को सील किया जा रहा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह कहा है कि कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का अगर पालन नहीं हुआ तो फिर यहां भी लॉकडाउन किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र और कोरोना की खबरों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस देने के लिए पहुंची। सीबीआई की टीम उनके घर पर
पहुंची है और कुछ समय पहले सीबीआई ने आरोपी अनूप मांझी से जुड़े मामले पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उसी मामले में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी की भूमिका भी सामने आई थी। सीबीआई की टीम आज ही रुजिरा बैनर्जी और उनकी बहन से पूछताछ करना चाहती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं मोनिदीपा बैनर्जी। 2 बजे के करीब सीबीआई की टीम यहां पे आ पहुंची अभिषेक बैनर्जी और रुजिरा बैनर्जी के घर पे। ये है हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पर, दक्षिण कोलकाता इलाके में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से बहुत ही नजदीक। आधा घंटा वेट करके सीबीआई की टीम निकल गई। उनका कहना था कि वो आज ही रुजिरा बैनर्जी से बात करना चाहते हैं, तो एक नोटिस वो यहाँ पे छोड़ के गए। यही सूत्रों से हमें जानकारी हो रही है नोटिस की रुजिरा बैनर्जी आते ही उनको फ़ोन करे और फिर सीबीआई यहाँ पे आके, उनके घर पे आके उनसे बातचीत करेगी। उनको कोई ज़रूरत नहीं है सीबीआई ऑफिस तक जाना। मामला क्या है? कोयला को लेके एक स्कैम इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई और उस इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को पता चला है या कोई उनको इंडिकेशन मिला है कि कोल स्कैम के लोगों के बैंक अकाउंट से रुजिरा बैनर्जी के बैंक अकाउंट तक पैसे आ पहुँचे हैं। ये क्यों, कहाँ, कैसे, ये जानने के लिए सीबीआई की आज ये पदक्षेप। वैसे ये मामला तो ज़रूर इलेक्शन के आगे इस समय होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। भाईपो कोयला चोर है, ये बात तो बीजेपी बहुत दिनों से कह रही थी। उनका नाम नहीं लेते अभिषेक बैनर्जी का, पर एक के बाद सीनियर मोस्ट लीडर्स बीजेपी के उन्होंने ये एलिगेशन लगाई है अभिषेक बैनर्जी पे, पर ये पहली बार है कि उस पर कोई एक्शन हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा के 3 आरोपियों को जमानत देने के लिए एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम कार्यक्रम के एंकर रवीश कुमार के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो को आधार बनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिखाए गए वीडियो के आधार पर कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ प्रत्यक्ष या पारिस्थितिजन्य या फोरेंसिक किसी तरह के सबूत नहीं है। इन तीनों पर फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान शाहिद नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है और ये एक अप्रैल 2020 से जेल में है। इस मामले में आरोपियों के वकील ने जमानत की मांग करते हुए एनडीटीवी के वीडियो का जिक्र किया था। वकील सलीम मलिक ने बताया था कि एनडीटीवी का वीडियो भी चलाकर दिखाया गया। ये मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके का था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों उन लोगों में शामिल हैं जो सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर थे और दूसरे छत पर मौजूद लोगों को निशाना बना रहे थे। पुलिस का ये आरोप है कि इसी दौरान गोली लगने से सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर मौजूद शाहिद की मौत हो गई थी। उसका भी वीडियो है, आप देखेंगे कि आराम से बहुत देर तक। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी के प्राइम टाइम एंकर रवीश कुमार के शो के एक वीडियो को आधार बनाते हुए उस पर विश्वास करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में 3 आरोपियों जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को जमानत पर रिहा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को अप्रैल 2020 में साहिल नाम के एक शख्स की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप ये था कि चांदबाग इलाके में एक सप्तऋषि बिल्डिंग में ये सभी लोग छत पर खड़े हुए थे। उसी दौरान इरशाद, चांद मोहम्मद और जुनैद ने फायरिंग की, जिसमें छत पर खड़े साहिल की मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने इस पूरी जांच पर कई सवाल खड़े किए। दरअसल एनडीटीवी के प्राइम टाइम के शो में एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें जो सप्तऋषि बिल्डिंग है उसके पास में ही एक मोहन नर्सिंग होम की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स हेलमेट पहन के फायरिंग कर रहा था और ये वीडियो हमने दिखाया था। लेकिन जो पूरी जांच हुई उसके मुताबिक जो सप्तऋषि बिल्डिंग है वहीं उसी की फायरिंग में जो साहिल था उसकी मौत हो गई थी। तो कोर्ट ने सवाल ये खड़ा किया कि जो फायरिंग हुई है, जो गोली लगी है, वो गोली काफ़ी दूर से लगी है, क्योंकि गोली जो है लेफ्ट से आती है और राइट से बाहर निकलती है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अगर गोली दूर से लगी है तो एक छत पर खड़े लोग कैसे इसको मार सकते हैं। दूसरा सवाल ये खड़ा किया कि दंगों के दौरान
एक समुदाय के लोग अपने ही समुदाय के लोगों को कैसे मार सकते हैं। कोर्ट ने एनडीटीवी के उस वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि दूसरे समुदाय के लोग मोहन नर्सिंग होम की इमारत पर खड़े हुए हैं, छत पर खड़े हुए हैं और वहाँ से वो फायरिंग कर रहे हैं। उसमें एक शख्स जो है हेलमेट पहने हुए फायरिंग कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि आपने आखिर जो शख्स फायरिंग कर रहा है दूसरी बिल्डिंग में, उसको जांच में शामिल क्यों नहीं किया, आपकी जांच उस दिशा में क्यों नहीं गई। तो कोर्ट ने इसी आधार पर तीनों जो आरोपी हैं उनको जमानत पर जो है रिहा कर दिया है और फिलहाल दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई इस पूरे मामले पर और एनडीटीवी के उस वीडियो का संज्ञान लिया है, उस पर विश्वास किया है और जमानत देने का ये आधार ये भी माना है। और जिस दिन के वीडियो का जिक्र किया गया है कोर्ट में, देखते हैं उस प्राइम टाइम का एक हिस्सा। अब हम मोहन नर्सिंग होम से संबंधित 3 वीडियो आपको बारी बारी से दिखाएंगे। इनमें आप साफ साफ चेहरे देख सकते हैं। पहला वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ। तौलियों से पहले बंदूक को ढकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बाद में एक नौजवान बंदूक को नर्सिंग होम से नीचे की तरफ निशाना करता है और गोली चला देता है। अब हम ये नहीं बता सकते कि पहले गोली चलाई गई या फिर पत्थर, क्योंकि इसी इमारत से जब पत्थर चलते हैं उसका भी वीडियो है। आप देखेंगे कि आराम से बहुत देर तक पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही हैं। छत के अलग अलग हिस्सों में नौजवान फैले हुए हैं, वे सफेद रंग की बोतल फेंक रहे हैं। बोतलें नीचे गिर रही हैं और निशाने से लगती हैं या किसी की इमारत पर गिर रही हैं। क्या नुकसान हो रहा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप ये दूसरा वीडियो देखिए। भाई साइड हो जाओ आप। क्या? लगा हॉस्पिटल में मारा। तो मोहन नर्सिंग होम के ठीक सामने चांद बाग का धरना था, जहां पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। आपने देखा कि कैसे मोहन नर्सिंग होम के वीडियो से, इस हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियो से पता चलता है कि भीड़ छत पर थी, उसके हाथ में बोतलें थीं। हम नहीं बता सकते कि वो पेट्रोल बम है या उनमें एसिड है, लेकिन बोतलें फेंकी जा रही थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो बेखौफ धड़ाधड़ फेंके जा रहे थे। अब हम आपको इसी जगह का एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मोहन नर्सिंग होम के नीचे, ठीक उसी इमारत के नीचे, एक बार कैमरा ऊपर भी जाता है और नीचे भी ले आता है तो स्टैब्लिश करता है एक भीड़ है। हम सिर्फ भीड़ कह रहे हैं, समुदाय का नाम नहीं ले रहे। तो आप देखने जा रहे हैं कि लड़के जो नीचे खड़े हैं, उनमें से कुछ ऊपर भी थे, आगे बताएंगे। नीचे की जमीन जली हुई है, कार जली हुई है, पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन आप इसी वीडियो में देखेंगे कि एक पिलर दिखेगा और उसके पीछे एक पुलिस वाला खड़ा दिखेगा। आप ये भी देखेंगे कि दूसरी दिशा से भी, यानी चांद बाग की तरफ से भी पत्थर आ रहे हैं। यानी जब मोहन नर्सिंग होम की छत से फायरिंग हो रही थी तब पुलिस नीचे खड़ी थी, ये भी आप देख सकते हैं, और पत्थर चल रहे हैं। दिख रहा है दिल्ली पुलिस वाला ये खड़ा हुआ है। फोन मत करो, माहौल चाहिए मेरे को। ऊपर से खड़े होकर गोली चला रहे हैं। ये सब देखो क्या करा है, ये देखो पत्थरों कर रहे हैं। ये वीडियो बता रहे हैं कि हिंसा के कई घंटों तक पुलिस नहीं हो सकी थी। जाहिर है उस वक्त डीसीपी अमित शर्मा, अनुज कुमार घायल हो गए थे। तब भी पुलिस के पास काफी वक्त था कि वो इलाके को कंट्रोल में ले सकती थी। अब ये जो सफेद रुमाल वाला जो लड़का, ये देखिए, ये सब छत पे थे और नीचे भी थे। तो इनका हमने आपको एक तरह से स्टिल वीडियो करके चलाकर दिखाया है कि इनमें से एक लड़का और भी है जो नीले रंग के टी शर्ट में है, सफेद हेलमेट पहना है, जो नीचे भी है, जमीन पे भी और छत पे भी है। ये लड़का भी एक तरह से छत पर है और नीचे भी है, पत्थर मार रहा है। अब ये साबित नहीं होता कि पहले नीचे था फिर बाद में छत पर गया। तो हमने उसी का
एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो से इसका स्टिल बनाया है जिसमें आप इन्हें साफ साफ पहचान सकते हैं। अब हम एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि पत्थर किस तरफ से आ रहे थे। एक और तरफ से आपने इमारत बिल्डिंग से देखा, दूसरे तरफ से भी पत्थर आ रहे थे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के जरिए हासिल इस वीडियो में प्रदर्शनकारी भी पत्थर चला रहे हैं और उनमें महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में। और इसी वीडियो से पता चलता है कि डीसीपी जो बताया गया है कि अमित शर्मा यहीं पर घायल हुए थे और उन पर हमला करने वालों में महिलाएं भी थी। इस वीडियो में जिस साइड से आप बहुत से लोगों को दौड़ते या भागते हुए देख रहे हैं, उसी साइड पर चांद बाग का धरना था। आप इस धरना स्थल को पीले रंग की बरसाती से पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच कुछ हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर हमले भी हो रहे हैं, लोग कुछ भाग रहे हैं। जब तक नज़र सेट होती है, साफ दिखने लगता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लग जाते हैं। इनमें बुर्के में जो महिलाएं हैं वो पुलिस पर हमला कर रही हैं, पुरुष भी हैं। पुलिस पर पत्थर चला रही हैं महिलाएं और डंडे भी पुलिस के नज़दीक जाकर पत्थर चला रही हैं। पुलिस सड़क के उस पार जाने का प्रयास करती है लेकिन डिवाइडर के कारण लंबे समय के लिए घिर जाती है। मुकेश सिंह सेंगर का कहना है कि यहीं पर डीसीपी अमित शर्मा घायल हो जाते हैं। फिर किसी तरह पुलिस डिवाइडर पार करती है। जब पुलिस पर हमला हो रहा होता है तब वो डिफेंसिव है, यानी अपना बचाव कर रही है। फिर आप देखते हैं कि डिवाइडर के पार पुलिस जाती है लेकिन वहां भी उसे मौका नहीं मिलता है, भीड़ नहीं छोड़ती है। अब आप एक दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ पुलिस के करीब आ गई है, पुलिस पर ही हमला करती है। पेड़ों के झुरमुट में लोगों को हमला करते हुए आप देख रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर के अनुसार एसीपी अनुज डीसीपी अमित शर्मा को घायल होने के बाद बचाकर यमुना विहार की तरफ सर्विस रोड पर ले आते हैं। एसीपी अनुज एक घर में पहले ले गए, फिर अमित शर्मा को मोहन नर्सिंग होम लेकर गए। इस वीडियो के बारे में एसीपी अनुज ने मुकेश सिंह सेंगर को कंफर्म किया है कि घटना का ब्यौरा सही है, वीडियो मौके का है। सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी तेल की बड़ी कीमतों पर लिखी गई है। उन्होंने ये लिखा है चिट्ठी में कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ाई गई है, पेट्रोल पर 258% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। 6.5 साल में 21 लाख करोड़ लिए गए हैं इन एक्साइज ड्यूटी की मार्फत। तेल की कीमतें अभी ऐतिहासिक स्तर पर हैं। कई जगहों पर पेट्रोल ने शतक पार कर लिया है। डीजल की कीमतें बढ़ने से किसान परेशान हैं। और इसी मुद्दे पर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर देखिए हम लोग मेरे साथ रात 8 बजे की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, तो इस पर सरकार खामोश क्यों है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी से हुए हादसे के बाद इस नदी पर बनी झील की गहराई नापने के लिए कल नौसेना के गोताखोर वहां पहुंचे। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है ये झील और इस तक पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया गया। नौसेना के गोताखोर इसके बाद उपकरणों के साथ ऋषिगंगा झील में उतरे और उसकी गहराई नापने के अलावा अन्य उपकरणों से झील के अन्य माप लिए। इस झील से पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन जब तक ये झील बनी हुई है तब तक खतरा बना हुआ है। इस खतरे से किस तरह निपटा जाए, इसका जायजा लेने के लिए ही नौसेना के गोताखोरों की टीम को झील में उतारा गया और इसके अलावा वैज्ञानिकों की एक टीम भी जमीन के रास्ते से वहां पहुंची है। ऋषिगंगा झील में पीछे से कई ग्लेशियर का पानी आ रहा है। 7 फरवरी को हुए हादसे में रोंतीघाट नदी में हिमस्खलन और भूस्खलन के बाद आए मलबे ने ऋषिगंगा नदी का मुंह बंद कर दिया था और नीचे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा था। इस हादसे में अब तक 65 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। 150 लोग अभी भी लापता हैं। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही।